एक समय था जब दुनिया की राजनीति सिर्फ सरहदों, तोपों और संधियों के इर्द-गिर्द घूमती थी। कौन देश कितना ताकतवर है, किसके पास कितने परमाणु बम हैं, यही सबसे बड़े सवाल थे। लेकिन फिर 1960 के दशक में दुनिया के नेताओं के सामने एक ऐसा दुश्मन आकर खड़ा हो गया जिस पर कोई बम या मिसाइल काम नहीं कर सकती थी। ये दुश्मन था खुद इंसान का अपनी धरती के प्रति व्यवहार। यहीं से राजनीति के मंच पर एक नए नाटक का पर्दा उठता है, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक भविष्यवाणी से। 1972 में क्लब ऑफ रोम नाम के बुद्धिजीवियों के एक समूह ने किताब छापी, लिमिट्स टू ग्रोथ। इस किताब ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसने चीख चीख कर कहा, हे दुनिया वालों, जिस तरह तुम धरती के संसाधनों को निचोड़ रहे हो और आबादी बढ़ा रहे हो, वो दिन दूर नहीं जब ये धरती खत्म हो जाएगी। पहले तो लोगों ने इसे मजाक में लिया, लेकिन धीरे धीरे सबूत सामने आने लगे। खेती की जमीन बंजर हो रही थी, साफ पानी की नदियां जहरीली नालियां बन रही थी, और हमारे सुरक्षा कवच यानी ओजोन परत में एक बड़ा छेद हो चुका था। दुनिया को एहसास हुआ कि मामला गंभीर है। इस खतरे को भांपकर दुनिया के सारे बड़े बड़े नेता 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में इकट्ठे हुए। इस मीटिंग को नाम दिया गया पृथ्वी सम्मेलन। ये एक ऐतिहासिक पल था। पहली बार पर्यावरण पूरी दुनिया की राजनीति के सेंटर स्टेज पर आ गया था। सबने मिलकर कस्में खाईं कि हम अपनी धरती को बचाएंगे, लेकिन जैसे ही बचाने के तरीकों पर बात आई, एक बड़ा टकराव सामने आ गया। रियो सम्मेलन के हॉल में दुनिया दो खेमों में बंट गई। एक तरफ थे अमीर और विकसित देश, उत्तरी गोलार्ध वाले जैसे अमेरिका और यूरोप, और दूसरी तरफ थे गरीब और विकासशील देश, दक्षिणी गोलार्ध वाले जैसे भारत, चीन और ब्राजील। अमीर देशों ने कहा, देखो, धरती खतरे में है। अब सबको प्रदूषण कम करना होगा, सबको बराबर की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये सुनते ही विकासशील देश भड़क गए। उन्होंने पलटकर जवाब दिया, वाह साहब, 200 सालों तक आपने अंधाधुंध फैक्ट्रियां चलाईं, धरती का सीना चीरकर संसाधन निकाले और प्रदूषण फैलाकर आप अमीर बन गए। और आज जब हमारी बारी आई विकास करने की, तो आपको पर्यावरण की याद आ गई। ये तो वही बात हुई कि पेट भर खाना खाकर आप डकार ले रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि उपवास रखो, क्योंकि अनाज खत्म हो जाएगा। नहीं, ये नहीं चलेगा। इस जबरदस्त बहस और टकराव के बीच से एक जादुई फॉर्मूला निकला, साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियां। इसका मतलब था कि धरती हम सबकी साझी है, इसलिए इसे बचाने की जिम्मेदारी भी सबकी है। परंतु जिसने ज्यादा गंदगी फैलाई है, यानी अमीर देश, वो ज्यादा जिम्मेदारी लेगा और भरपाई भी करेगा, जबकि विकासशील देशों को विकास करने की थोड़ी छूट मिलेगी। भारत जैसे देशों के लिए यह एक बहुत बड़ी जीत थी। अब कहानी में एंट्री होती है साझी संपदा की। ये वो चीजें हैं जिन पर किसी एक देश का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का हक है। जैसे हमारा वायुमंडल, अंटार्कटिका का बर्फीला महाद्वीप, समंदर की सतह और बाहरी अंतरिक्ष, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। लेकिन यहां भी वही अमीर गरीब वाला पेंच फंस गया। अमीर देशों के पास टेक्नोलॉजी है, तो वे अंतरिक्ष का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास बड़े बड़े जहाज हैं, तो वे समंदर को ज्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। अंटार्कटिका, जहां दुनिया का 70% साफ पानी बर्फ के रूप में जमा है, उस पर भी कई देशों की गिद्ध दृष्टि है। इन साझी विरासतों को कैसे बचाया जाए, ये आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ये कहानी सिर्फ सरकारों और नेताओं की नहीं है। इस कहानी के असली हीरो तो वो आम लोग हैं जो अपनी जमीन, जंगल और नदियों को बचाने के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियों और सरकारों से भिड़ जाते हैं। हमने भारत में चिपको आंदोलन देखा, जहां औरतें पेड़ों से चिपक गईं ताकि उन्हें कोई काट न सके। हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन देखा, जो बड़े बांधों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई थी। दुनिया भर में ऐसे हजारों आंदोलन चल रहे हैं, और इन आंदोलनों में सबसे बुलंद आवाज है मूलवासी, यानी इंडिजिनस पीपल्स, या कहे आदिवासियों की। ये वो लोग हैं जो हजारों सालों से जंगलों में प्रकृति के साथ मिलकर रहते आए हैं। वे धरती को माँ मानते हैं,
बाजार का माल नहीं। लेकिन विकास के नाम पर सबसे पहले उन्हीं को उनकी जमीनों से बेदखल किया जाता है। आज ये मूलवासी पूरी दुनिया में एकजुट होकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। वे दुनिया को सिखा रहे हैं कि अगर जीना है तो प्रकृति का सम्मान करना सीखो, क्योंकि हम उसके मालिक नहीं, सिर्फ हिस्सेदार हैं। तो इस कहानी का क्लाइमेक्स क्या है? क्लाइमेक्स अभी चल रहा है। आज तेल, पानी और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे के लिए देशों के बीच एक अघोषित जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ हमें आर्थिक विकास भी करना है और दूसरी तरफ पर्यावरण को भी बचाना है। ये एक रस्सी पर चलने जैसा है, जहां जरा सा संतुलन बिगड़ा और हम गहरी खाई में गिर सकते हैं। ये चैप्टर हमें यही बताता है कि पर्यावरण का सवाल अब सिर्फ भूगोल का नहीं, बल्कि हमारी राजनीति, हमारे लालच, हमारी नैतिकता और हमारे भविष्य का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। आइए, अब पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लेने के बाद दोस्तों, अब चलिए बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर देखते हैं। प्रश्न एक, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां के विचार से आप क्या समझते हैं? विकासशील देशों ने इसकी दलील क्यों दी? साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सिद्धांत है जिसे 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस विचार के दो हिस्से हैं। पहला, साझी जिम्मेदारी। इसका अर्थ है कि पृथ्वी का पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पूरी मानवता की साझी धरोहर है। इसलिए इसे होने वाले किसी भी नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी दुनिया के सभी देशों की है, चाहे वे अमीर हों या गरीब। दूसरा, अलग अलग जिम्मेदारी। इसका अर्थ है कि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी हर देश की बराबर नहीं हो सकती। जिन देशों ने ऐतिहासिक रूप से यानी औद्योगिक क्रांति के समय से पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है। विकासशील देशों ने इसकी दलील इसलिए दी क्योंकि उनका तर्क था कि दुनिया में आज जो पर्यावरणीय संकट है, खासकर ग्लोबल वार्मिंग, उसके लिए मुख्य रूप से विकसित और अमीर देश जिम्मेदार हैं। उन्होंने पिछले 200 सालों में अंधाधुंध औद्योगिकरण करके अपने देश को तो विकसित कर लिया, लेकिन इस प्रक्रिया में वायुमंडल में भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन किया। इसके विपरीत विकासशील देश तो अभी औद्योगिकरण और विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। उनकी पहली प्राथमिकता अपनी विशाल आबादी को गरीबी से बाहर निकालना है। ऐसे में अगर उन पर भी विकसित देशों के बराबर ही प्रदूषण कम करने के कठोर नियम लागू कर दिए जाएं, तो उनका आर्थिक विकास रुक जाएगा। ये उनके साथ अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी साझी हो, लेकिन उसे निभाने का तरीका और मात्रा अलग अलग होनी चाहिए। प्रश्न दो, विश्व की साझी संपदा या मानवता की साझी विरासत का क्या अर्थ है? इसके कुछ उदाहरण दीजिए और बताइए कि इनके संरक्षण को लेकर क्या विवाद है। विश्व की साझी संपदा या मानवता की साझी विरासत का अर्थ उन संसाधनों या क्षेत्रों से है जिन पर किसी एक देश का संप्रभु अधिकार नहीं होता, बल्कि उन पर संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अधिकार माना जाता है। इनका प्रबंधन और संरक्षण सभी देशों द्वारा मिलकर किया जाता है। इसके मुख्य उदाहरण हैं पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका महाद्वीप, समुद्री सतह, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र और बाहरी अंतरिक्ष। इनके संरक्षण को लेकर मुख्य विवाद इस प्रकार हैं। पहला, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध का विवाद। इन साझी संपदाओं के उपयोग और संरक्षण को लेकर अमीर यानी उत्तरी और गरीब यानी दक्षिणी देशों के बीच गहरा मतभेद है। विकसित देशों के पास उन्नत तकनीक है, जिसके बल पर वे बाहरी अंतरिक्ष और समुद्री संसाधनों का अधिक फायदा उठा पाते हैं। वे चाहते हैं कि इन क्षेत्रों के संरक्षण के लिए सभी पर एक जैसे नियम लागू हों। दूसरा, तकनीकी और आर्थिक असमानता। विकासशील देशों का तर्क है कि उनके पास इन संसाधनों के उपयोग के लिए आवश्यक तकनीक और धन नहीं है। इसलिए संरक्षण के नाम पर उन पर प्रतिबंध लगाना उनके विकास के अवसरों को छीनने जैसा है। वे मांग करते हैं कि इन क्षेत्रों से होने वाले लाभों का समान वितरण होना चाहिए। तीसरा, अंटार्कटिका पर दावेदारी। हालांकि अंटार्कटिका एक साझी विरासत है, लेकिन कुछ देशों ने ऐतिहासिक आधार पर इसके कुछ हिस्सों पर अपनी दावेदारी पेश की है। यहाँ मौजूद खनिज संपदा और तेल के विशाल भंडार भविष्य में बड़े विवाद का कारण बन सकते हैं। चौथा, प्रदूषण की जिम्मेदारी। वायुमंडल जैसी साझी संपदा को प्रदूषित करने में विकसित देशों की ऐतिहासिक भूमिका ज्यादा रही है, लेकिन वे चाहते हैं कि इसकी सफाई और संरक्षण की जिम्मेदारी सभी देश बराबर उठाएं, जो विकासशील देशों को मंजूर नहीं है। संक्षेप में,
इन साझी विरासतों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या दुनिया के देश अपनी असमानताओं को दूर कर इनके सतत और न्यायपूर्ण प्रबंधन के लिए सहमत हो पाते हैं या नहीं। प्रश्न 3, पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर भारत के पक्ष का वर्णन कीजिए। पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक मुद्दों पर भारत ने हमेशा एक संतुलित और न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाया है। भारत का पक्ष मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर आधारित है। पहला, ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। भारत का मानना है कि वैश्विक पर्यावरण क्षरण, विशेषकर ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से विकसित देश जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा उत्सर्जन किया है। इसलिए इस समस्या से निपटने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी उन्हीं की होनी चाहिए। दूसरा, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। भारत इस सिद्धांत का प्रबल समर्थक है। भारत मानता है कि पर्यावरण की सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों और क्षमताओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। विकासशील देशों पर पर्यावरण संरक्षण के नाम पर ऐसे बंधन नहीं लगाए जाने चाहिए जो उनके आर्थिक और सामाजिक विकास में बाधा डालें। तीसरा, विकास की प्राथमिकता। भारत का तर्क है कि उसकी पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता अपने करोड़ों नागरिकों को गरीबी से बाहर निकालना है। इसके लिए आर्थिक विकास आवश्यक है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के प्रयास विकास की जरूरतों के साथ संतुलित होने चाहिए। चौथा, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन। भारत यह दलील देता है कि भले ही कुल उत्सर्जन के मामले में वो बड़े देशों में आता है, लेकिन उसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विकसित देशों की तुलना में बहुत ही कम है। यह तर्क भारत के पक्ष को नैतिक आधार प्रदान करता है। पांचवां, सकारात्मक कदम। आलोचना करने के साथ साथ भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई सकारात्मक कदम भी उठाए हैं। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। उसने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के तहत स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा दिया है और 2016 में पेरिस जलवायु समझौते का भी अनुमोदन किया। भारत सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक बनने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। संक्षेप में, भारत का पक्ष पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाने पर जोर देता है और ये मांग करता है कि विकसित देश अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाते हुए विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी प्रदान करें। प्रश्न 4, मूलवासी यानी इंडिजिनस पीपल्स कौन है? उनके सामने आज सबसे बड़ा संकट क्या है? संयुक्त राष्ट्र या यूएन के अनुसार मूलवासी उन लोगों के वंशज हैं जो किसी मौजूदा देश में बहुत पुराने समय से रहते आ रहे थे और बाद में किसी दूसरी संस्कृति या दुनिया के दूसरे हिस्से से आए लोगों ने उन्हें अपने अधीन कर लिया। भारत में इन्हें आदिवासी या अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। इनके सामने आज सबसे बड़ा संकट उनके अस्तित्व और जमीन का है। विकास परियोजनाओं जैसे बड़े बांध, जंगल कटना या खनन के नाम पर सबसे ज्यादा इन्हीं को अपनी जमीन से विस्थापित होना पड़ता है। जमीन खोने का मतलब इनके लिए सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं है, बल्कि अपनी आजीविका, संस्कृति और सदियों पुरानी पहचान को हमेशा के लिए खो देना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस स्लाइड की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स की वीडियो आगे आने वाली है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे NCERT 5 चैनल से पढ़कर अपनी क्लास में टॉप करेंगे। धन्यवाद।